हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, आप सभी को पता होगा मेरी प्रीवियस वीडियो थी इनिट इम्यूनिटी पर। आप सभी को पता होगा इम्यूनोलॉजी की हम सीरीज वो स्टार्ट की हुई है। और जो भी बच्चा CUET PG 2024 या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप MSc जूलॉजी एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो या अप्लाई किया हुआ है, तो आपकी जो तैयारी वो स्टार्ट कर दी गई है। आपकी जो फर्स्ट वीडियो है इम्यूनोलॉजी की, वो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आपको प्लेलिस्ट इस चैनल पर देख लेनी है। बाकी ये जो आपको PDF मिल रहे हैं, ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस टॉपिक के बाद जैसे इम्यूनोलॉजी आपकी ख़त्म हुई, तब आपका एक MCQ क्वेश्चन का, आई थिंक मैं 100 या 200 या 400 500 देख लूँगा, उतने क्वेश्चन से मैं आपको एक PDF दूंगा आपको, उससे आपको सोल्व करना है। हर एक टॉपिक के बाद में दूंगा, ठीक है। पहले आप टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम MCQ पर जाएंगे। तो आज का दूसरा टॉपिक है, वो है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? Adaptive immunity, also known as acquired immunity, is capable of recognizing and selectively eliminating the specific foreign antigen. देखो, मैंने कल एक बात की थी इनेट इम्यूनिटी की, जो एक्वायर्ड नहीं होती है, जो हमारे बर्थ से पहले होती है। जैसे हमने बर्थ लिया, हमने जन्म लिया, तो जन्म के साथ ही हमारे साथ आई हुई है, चाहे वो मदर से आई हो, चाहे हमारे जेनेटिक्स में हो, वो पहले से प्रेजेंट है। बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, वो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस से हमको मिलती है, उसको बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। और ये मिलती है कि ये कैपेबल होती है कि जो भी फॉरेन हमारे एंटीजन आ रहा है उससे साथ लड़ने के लिए। इट डज नॉट कम अंटिल प्ले अंटिल देयर इज एन एंटीजेनिक चैलेंजेस। जब तक कोई एंटीजन ना आए, ये बाहर नहीं आती हैं। इट इज़ अडेप्टेड टू रिकॉग्नाइज, एलिमिनेट एंड रिमेंबर द फॉरेन एंटीजन। यानी इनके पास मेमोरी होती है, ये याद रखते हैं कि पहला कौन सा एंटीजन आया था, और हम नेक्स्ट टाइम ये एंटीजन आएगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। यानी इसके पास मेमोरी होती है। इनेट इम्यूनिटी के पास मेमोरी नहीं होती है। अगर हम बात करें एडेप्टिव इम्यूनिटी की, तो इसकी कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग द डिफरेंट एंटीजन। इसके पास स्पेसिफिसिटी है कि एक पर्टिकुलर एंटीजन पर ही अटैक करना है। इनिट इम्यूनिटी के पास कोई ऐसी स्पेसिफिसिटी नहीं थी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा वो डिस्ट्रॉय कर देंगी इनिट इम्यूनिटी। बट एडेप्टिव इम्यूनिटी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती हैं। मान लीजिए कोई टाइफाइड वाला बैक्टीरिया आ रहा है, या कोई वायरस HIV आ रहा है, तो उसके प्रति जो एंटीबॉडी बनी होंगी वो स्पेसिफिक होगी। ओके। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉल द प्रीवियस कॉन्टैक्ट विद फॉरेन एंटीजन एंड रिस्पॉन्ड टू द लर्न मैनर। यानी उनके पास मेमोरी होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी के पास। यानी एडेप्टिव जो भी हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी, उनके पास मेमोरी होती है कि ये पहले आया था, अब ये दोबारा आएगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। यानी इसके पास मेमोरीज होती हैं, और इनिट इम्यूनिटी के पास मेमोरी नहीं होती है। तीसरी बात, डाइवर्सिटी, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट एंटीजन। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एंटीजन आएगा तभी अटैक करेंगे। इनके पास इतनी ताकत होती है कि ये बहुत सारे एंटीजन पर अटैक कर सकता है। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, इट इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉरेन एंड टू अवॉइड मेकिंग रिस्पॉन्स टू दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर सेल्फ। यहाँ पर देखो आप, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। देखो, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो हमारे खुद के सेल्फ अटैक नहीं करती है। मान लीजिए कोई ऐसा हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है या कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया है, और वो हमारे साथ मैच हो रहा है, तो ये इम्यूनिटी एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने सेल्स के ऊपर अटैक नहीं करती। यानी सेल्फ रिकॉग्निशन की प्रॉपर्टी होती है, और उसको पता होता है कि कौन बाहर वाला है कौन अंदर वाला, अंदर वाले पर यानी अपने सेल्स पर अटैक नहीं करती है ऐसी इम्यूनिटी। ये जो बातें थी वो आती हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बी सेल्स। तो बी सेल्स क्या चीज़ है? आप सभी को पता होगा, आपने बचपन में पढ़ते आ रहे हो, बी सेल्स, टी सेल्स, यानी बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, एक ही चीज़ें हैं। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बी सेल्स, मैच्योर इन द बोन मैरो। बी सेल्स कहाँ मैच्योर होती हैं? बोन मैरो में। इन मेनी मेमेलियन स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इन वर्ड्स, इट इज इन वर्सा ऑफ फेब्रिकस। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बी सेल्स मैच्योर कहाँ होते हैं? बर्ड्स में। ह्यूमंस में ना पूछ कर वर्ड्स में पूछ सकते हैं, तो वर्ड्स में कहाँ होते हैं? वर्सा ऑफ फेब्रिकस में होते हैं। देखो, ये जो आपका आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। लास्ट वाले जो टॉपिक आएंगे, ठीक है, अभी तो बी सेल्स टी सेल्स से आएंगे, आगे आपके आएंगे हैप्टेंस, आएंगे एडजुवेंट आएंगे। ये क्या होते हैं?
इनको समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को फुल वॉच करना, अगर फुल वॉच नहीं कर सकते हो तो 2x पर लगा दो, ठीक है, इस वीडियो को। अगर 2x पे नहीं कर सकते हो तो जर्नल पीडीएफ को ही पढ़ लेना, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड किया है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आगे देखो आप, वर्स ऑफ फैब्रिकस एंड एक्सप्रेस मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज कॉन्टैक्ट विद एंटीजन इंड्यूस्ड नेव बी सेल्स। अब नेव बी सेल्स क्या होते हैं? नेव बी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो किसी भी एंटीजन के साथ एक्सपोजर में नहीं आए हैं, अभी तक एंटीजन नहीं आया है, बस अभी अंदर बैठे हुए हैं, उनको बोलते हैं नेव बी सेल्स। टू प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट इनटू इफेक्टर सेल्स नोन एज प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, इनको मेमोरी सेल्स बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। Effector cells carry out the specific function to combat the pathogens, while memory cells persistent in the host and when he re-challenged with the same antigen respond faster and more efficiently। यानी सिंपली कहा जा रहा है मेमोरी उनके पास है, जब नेक्स्ट बार एंटीजन आएगा तो वो इसे बहुत ही जल्दी इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, बस ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखो आप, बी सेल्स आल्सो सर्व्स एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। बी सेल्स आल्सो बिहेव लाइक करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह। डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स दैट इज मेडिटेड बाय बी सेल इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। आपसे को पूछा जा सकता है कि बी सेल किसके साथ एसोसिएटेड है, आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट लिखोगा, बी लिम्फोसाइट लिखोता, तो बी सेल आपके एसोसिएट होते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के साथ, और टी सेल्स सेल मेडिटेड इम्यूनिटी, आप सभी को पता होगा। तो जो बी सेल्स हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी से लिंक होती है, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब ह्यूमरस किसे कहते हैं? जो भी हमारे शरीर में द्रव है यानी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको ह्यूमोरल बोलते हैं। तो जो भी एंटीबॉडी ब्लड में करंटली फ्लोइंग कर रही है उनको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी ह्यूमोरल एंटीबॉडीज। This form of immunity neutralize and eliminate the extracellular pathogens and toxins that are accessible to the antibodies, and antibodies enhance the phagocytosis of extracellular pathogens, which can then kill inside the phagocytosis. However, the antibody cannot attack pathogens that survive inside the phagocytes। ये भी अच्छी लाइन है। कोई भी सेल है उसने फैगोसाइटाइज्ड कर लिया है तो वह एंटीबॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, टी सेल्स। तो टी सेल्स भी इजी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस तो 2-4 मैं आपको लाइनें बोलूँगा उनको याद रखना है। टी सेल्स अराइजेज इन द बोन मैरो जस्ट लाइक बी सेल्स, बट डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यहाँ आएगा, अनलाइक द बी सेल्स विच मैच्योर विद इन द बोन मैरो, टी सेल्स माइग्रेट टू द थाइमस ग्लैंड टू मैच्योर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वी सेल कहाँ मैच्योर होते हैं, तो आप सभी बोलोगे बोन मैरो में। टी सेल्स कहाँ मैच्योर होते हैं? तो टी सेल आपके मैच्योर होते हैं थाइमस ग्लैंड में। कहाँ प्रेजेंट होता है? हर्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स मैच्योरेशन विद इन द थाइमस, थाइमस एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में, द टी सेल्स कम्स टू एक्सप्रेस यूनिक एंटीजन बाइंडिंग मोलिक्यूल्स। तो टी सेल्स के पास होता है एंटीजन बाइंडिंग मोलिक्यूल्स होते हैं, कॉल्ड एज टी सेल्स रिसेप्टर्स। टी सेल रिसेप्टर्स TCR इज द हेटेरोडाइमर कंपोज ऑफ द अल्फा एंड बीटा चेन्स। कई बार गामा और डेल्टा भी हो सकती है, मोस्टली अल्फा एंड बीटा चेन्स होती हैं। टी सेल्स डू नॉट मेक एंटीबॉडी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। बी सेल्स हो वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं हमारे शरीर में, IgG, IgM, IgE एट्सेट्रा, बट जो टी सेल्स होते हैं वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, ये याद रखना, ओके। बट परफॉर्म द वेरियस इफेक्टर फंक्शंस व्हेन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ब्रिंग द एंटीजन इनटू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। बट ये इफेक्टर की तरह काम कर रहा है यानी रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है जब कोई भी एंटीजन स्पेसिफिक प्रेजेंटिंग सेल्स आ रहे हैं तो, ओके। टी सेल्स हेल्प इन द एलिमिनेटिंग द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ओके। टी सेल्स का काम क्या है? तो टी सेल्स का देखो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग नहीं है, एंटीबॉडी नहीं बना रहा, तो क्या कर रहा है टी सेल? ये क्या कर रहा है? ये एलिमिनेट कर रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, कैंसर को दूर कर रहा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को दूर कर रहा है, और ये ग्राफ्ट विच हैव अल्टर्ड सेल्फ सेल्स। टी सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेल्स। अब टी सेल्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेल्पर टी सेल्स एंड किलर टी सेल्स। अब जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं TH सेल्स, और जो किलर टी सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स, साइटोटॉक्सिक TC सेल्स। Then that can be distinguished from one another by the presence of either CD4 and CD8 membrane। देखो आपने बचपन में सुना है या आप BSc में सुनो हो, कभी ना कभी आप सुने हो कि जब HIV आता है तो आपके हेल्पर टी सेल्स को डैमेज करता है, या आपने सुना होगा जब भी HIV आता है तो वो CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो व्हाट इज CD4 सेल्स?
CD4 cells आर नॉट द हेल्पर टी सेल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका यही यही सोचना है कि हेल्पर टी सेल्स को CD4 सेल्स बोलते हैं। नो, CD4 सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो हेल्पर टी सेल्स के ऊपर लगे होते हैं, और मे भी वो मैक्रोफेजेस के ऊपर भी हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स के ऊपर भी हो सकते हैं, बट मोस्टली वो हेल्पर टी सेल्स के ऊपर होते हैं। इसीलिए हम हेल्पर टी सेल्स को CD4 सेल्स भी कह देते हैं, बट एक्चुअली वो हेल्पर टी सेल्स CD4 सेल्स नहीं होते हैं। समझे? मैं दोबारा बता दूं, CD4 सेल्स ऐसे प्रोटीन्स होती हैं, ऐसे प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो आपके हेल्पर टी सेल्स के सरफेस पर लगी होती हैं। वो मैक्रोफेजेस के भी ऊपर भी हो सकती हैं, न्यूट्रोफिल्स के ऊपर भी हो सकती हैं, कहीं अन्य सेल्स के ऊपर भी हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि CD4 सेल्स हेल्पर सेल्स, ऐसा नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब टी सेल्स डिस्प्लेइंग CD4 जर्नी रिप्रेजेंट द TH सेल्स। जिन सेल्स पर CD4 सेल्स लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स। ओके, एंड जिन सेल्स पर CD8 सेल्स लगे होते हैं, CD8 नॉट CD4, CD8 सेल्स लगे होते हैं उनको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो डिफरेंस आ गया है कि हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में। ओके, हमारे बॉडी में जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2:1 होते हैं, यानी ज़्यादा हमारे शरीर में कौन होते हैं? हेल्पर टी सेल्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखना आप, बाकी यहाँ पर सिंपल लाइनें लिखी हुई हैं। हेल्पर टी सेल्स एक और काम करते हैं। हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करें। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बट द एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं? नेचुरल किलर सेल्स आर द क्लास ऑफ द लार्ज ग्रैनुलर साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स बिलोंग टू द इनिएट लिम्फोइड सेल्स। Innate lymphoid cells are derived from the common lymphoid progenitor but do not express antigen-specific receptors. Currently, they are subdivided into the three groups: ILC1, ILC2, ILC3. Distinguished by the cytokines they secrete. देखो, नेचुरल किलर सेल्स कुछ साइटोकाइंस को सिक्रेट करते हैं जो इन्वेडिंग जो भी वायरस बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, like the V cells and T cells, natural killer cells also derive from the common lymphoid progenitors in the bone marrow. ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं। Although some natural killer cells develops into thymus, कुछ thymus में भी develops होते हैं। This organ is not required, यानी ये organ ऐसा नहीं है कि T cells की तरह कि NK cells इधर ही बनेंगे। नो, बोन मैरो में भी NK cell मैच्योर हो सकते हैं और thymus में भी हो सकते हैं। NK cells are distinct from cytotoxic T cells. However, NK cells also play a role in destroying the cell. NK cells को आप कंफ्यूज मत होना कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये दोनों अलग बातें हैं। ऐसा कि फंक्शन सेम है, दोनों ही डिस्ट्रॉय करे सेल को, बट NK सेल्स होते हैं वो साइटोटॉक्सिक सेल्स नहीं होते हैं। NK सेल्स आर नाइदर टी सेल्स और नॉर बी सेल्स। NK सेल्स ना ही टी सेल्स हैं ना ही बी सेल्स हैं। दे कंस्टिट्यूट 5 to 10% ऑफ लिम्फोसाइट पॉपुलेशंस। देयर नंबर आर नॉट एनहांस्ड और नो डू नॉट एग्जिबिट मेमोरी आफ्टर स्टिमुलेशन, ना इनके पास कोई मेमोरी है। ओके, एनके सेल डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल नॉट बाय फैगोसाइटोसिस। ओके, बाकी जो टी सेल्स होते हैं ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, बट एनके सेल्स फैगोसाइटोसिस नहीं करता है। दे रिलीजिंग द बायोलॉजिकल पोटेंट मॉलिक्यूल्स, यानी ये साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं और साइटोकाइंस जाके डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे अन्य सेल्स को। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन। यहाँ पर लास्ट लाइन ये है आपको, चिडैक हिकासी सिंड्रोम है, ये कोई डिजीज़ है। इस डिजीज़ का आपको याद रखना है, चिडाक्स हिकासी सिंड्रोम एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद लैक ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। ओके, अब ऑर्गन्स इन्वॉल्व्स इन एडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। कौन कौन से ऑर्गन हैं जो एडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में भाग लेते हैं? यहाँ पर देखो आप, तो दीज आर द टू ऑर्गन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दो में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब प्राइमरी क्या है? प्राइमरी या हम बोल सकते हैं सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स इन विच मैचुरेशन ऑफ द टी एंड वी सेल्स इनटू द एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग लिम्फोसाइट्स अकर। यहाँ पर देखो आप, हमने बोला है कि बी सेल्स और टी सेल्स की मैचुरेशन होती है आफ्टर इट्स जनरेशन यानी सिंथेसिस। तो जब ये बन जाते हैं तो इनकी मैचुरेशन होती हैं, जिन ऑर्गन में इनकी मैचुरेशन होती है उनको बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं बोलते हैं बोन मैरो एंड थाइमस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, Bone marrow is the primary lymphoid organ in most mammalian, including human and mice. Bone marrow is the site of the B cell synthesis and maturation. ये मैंने आपको कहा है कि बोन मैरो में B सेल की मैचुरेशन होती है। बिफोर बर्थ, यदि आपकी जन्म नहीं हुआ है, आप अभी गेस्टेशन पीरियड में हो, यानी
पेट में हो, तो फेटल लिवर एंड फेटल बोन मैरो आर मेजर साइट ऑफ बी सेल मैच्योरेशन, बट आफ्टर बर्थ द जनरेशन ऑफ द मैच्योर बी सेल अकर इन दी बोन मैरो, तो बोन मैरो में ही बनते हैं। ओके, आफ्टर मैच्योरेशन द बी सेल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। उसके बाद प्राइमरी लिम्फोसाइट्स में सिंथेसिस हुई, मैच्योरेशन हुई, और बी सेल उसके बाद उस ऑर्गन से निकल जाते हैं। निकल के कहाँ जाते हैं? निकल के वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चले जाते हैं, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में बैठकर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बोन मैरो हुआ, बोन मैरो यहाँ पर देख सकते हो आप, बी सेल्स नीचे देखो, इमेच्योर बी सेल्स ये जाएंगे और बोन मैरो में मैच्योरेशन करने के बाद ये टारगेट सेकेंडरी लिम्फोइड सेल्स में बैठ जाते हैं। टी सेल्स भी ऐसा करते हैं, बट टी सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि टी सेल्स का जो मैच्योरेशन होता है वो बोन मैरो में नहीं, थाइमस ग्लैंड में होता है। ओके, थाइमस इज द साइट ऑफ वेयर द टी सेल मैच्योर। T cell precursor from the bone marrow migrate into thymus gland and where they differentiate into mature T cells. देखो थाइमस भी आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ही है, यानी ये भी मैच्योरेशन में ही हेल्प कर रहा है, बट ये बी सेल को नहीं करता, ये टी सेल्स को करता है, बस ओनली इधर डिफरेंस है। आफ्टर जो थाइमस में जब इनकी मैच्योरेशन हो जाएगी टी सेल्स की, तो ये माइग्रेट कर जाएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो बट आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, what are the primary lymphoid organs? Primary lymphoid organs are those organs where the maturation and synthesis of B cells and T cells occur. But second lymphoid organ are those organs where the already matured B and T cells are perform their functions, like killing the bacteria, या जो भी काम हो गए बी सेल्स टी सेल्स के, वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो यहां पर आप देखते हो द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स वेयर द मैच्योर एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स फर्स्ट एनकाउंटर एंटीजन एंड बिगिन द डिफरेंशिएशन इनटू इफेक्टर एंड मेमोरी सेल्स। द मेजर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? पहला है स्प्लीन, दूसरा लिम्फ नोड, तीसरा है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड माल्ट एमएलटी। ये तीन आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। अगर हम बात करते हैं स्प्लीन की, तो स्प्लीन इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। इट इज हाईली एफिशिएंट इन ट्रैपिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग द फॉरेन सब्सटेंसेस कैरी इन द ब्लड। It is the major organ in the blood in which the antibodies are synthesized and from which they are released into circulation. जैसे ही बैक्टीरिया वायरस ब्लड में आएगा, वो जैसे ही स्प्लीन में जाएगा, बट द स्प्लीन इज द ऑर्गन विच आर प्रेजेंट अंडर दी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के नीचे होता है एक स्प्लीन ऑर्गन, जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी, या हम बोल सकते हैं ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। इसमें आपका जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो भी एंटीजन, वो ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप होने के बाद जो मैच्योर्ड एंटीबॉडी हमने यहाँ पर स्टोर की हुई है, वो अटैक करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं उस पैथोजन को। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन देख सकते हो आप, तो स्पिन का फंक्शन क्या है? रिमूव ऑफ द रैप्चर्ड एंड वोर्न आउट और डिफेक्टिव ब्लड सेल्स, स्टोर्ड ऑफ प्लेटलेट्स एंड बर्न अप टू द 1/3 ऑफ द बॉडी सप्लाई एंड प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स ड्यूरिंग फिटल लाइफ। ये स्पिन के काम है। लिम्फ नोड क्या कर रहा? तो लिम्फ नोड भी आपका सेकेंडरी ऑर्गन ही है, और द सेकंड अनकैप्सुलेटेड, यानी इसके बाहर कैप्सूल लगा होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, फाउंड इन द वेरियस रीजन्स थ्रू आउट द बॉडी। द लिम्फ नोड्स आर कंपोज्ड ऑफ द मेडुला एंड कोटेक्स। दो रीजन होते हैं लिम्फ नोड के, एक होता है मेडुला, एक होता है कोटेक्स, which is surrounded by the capsule of the connective tissue. They are packed with the lymphocytes, macrophages, and dendritic cells. Lymph nodes are highly efficient in trapping the antigen and function as a type of filter. अब ये मत सोचना कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो ब्लड में सीधा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नो, कुछ ऑर्गन बने हुए हैं, उन ऑर्गन्स में उनके डिस्ट्रॉइंग होती है, वो खत्म होते हैं। जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, मार्ट हो गया। तो जो लिम्फ नोड है वो क्या करते हैं? लिम्फ नोड आर हाईली एफिशिएंट इन ट्रैपिंग द एंटीजन एंड फंक्शन एज अ टाइप ऑफ फिल्टर। As the lymph enter the one end of the lymph node, foreign substances are trapped by the reticular fibers within the sinus of the lymph node. These macrophages destroy some foreign substances by phagocytosis, while the lymphocytes destroy other by immune response. Okay? सिंपल बात चीज़ है। अब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट क्या चीज़ है? द मेजॉरिटी ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट। दीज आर कलेक्टेड कॉल्ड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यानी जहाँ भी
म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की जो यानी ईसोफेगस हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये सारी क्या है? म्यूकोसा मेम्ब्रेन ही तो है। रेस्पिरेटरी ट्रैक, एल्वुलाई, ट्रैकेओल्स, ये सारे जितने भी पाइपें हैं, जितने भी ट्रैक हैं, सभी में म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये टिश्यू जो मार्ट होगा प्रेजेंट होता है। दीज आर सेवन टाइप ऑफ मार्ट। टू मेजर मार्ट इंक्लूडिंग द ब्रोंकाइल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू वाल्ट, जिसको बोलते हैं VALT, एंड गट एसोसिएटेड लिम्फोइड जिसको बोलते हैं गाल्ट, GALT। गाल्ट इंक्लूड द टॉन्सिल्स, एडेनोइड्स, स्पेशलाइज्ड रीजन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड एज पियर पैचेज। ओके, व्हाट आर द एंटीजन? ये सारी चीजें हमने देख ली है। एडेप्टिव इम्यूनिटी देख ली है, इनिट इम्यूनिटी देख ली है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द एंटीजन। एंटीजन क्या चीज़ है? व्हाट आर द एंटीबॉडीज? ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट एंटीजन क्या है वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। एंटीजन, adaptive immune response arises as the result of exposure to the foreign compounds। कोई भी फॉरेन कंपाउंड जो है उसको हम एंटीजन बोल रहे हैं। द कंपाउंड ऑफ द फॉरेन ओरिजिन दैट इवोक द रिस्पॉन्स इन द रेफर टू एज द एंटीजन। Okay, a term initially coined due to the ability of this compound to cause the antibody response to be generated। ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में आके हमारे एंटीबॉडी को उत्तेजित कर रहा है, हमारे एंटीबॉडी को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है, उसको हम एंटीजन एंटीजन बोलते हैं। एन एंटीजन इज ए एजेंट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू स्पेसिफिकली टू द TCR। TCR क्या बताया मैंने? TCR मैंने बताया है हेल्पर टी सेल्स के रिसेप्टर्स। ओके, और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। The ability of the compound to bind with the antibody or TCR is referred to as antigenicity। There are the function distincts between term antigen and immunogen। यहाँ मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, एंटीजन एंड इम्यूनोजन। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपने समझ लिया तो मैक्सिमम आपका इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। यहाँ पर समझना आप, the distinction between the term is necessary because there are the many compounds that are incapable of inducing an immune response, yet they are capable of binding the specifically with the antibody or TCR। Thus, all the immunogen are antigen, but not all the antigen are immunogen। ये क्या टर्म है? इस टर्म को समझे आप? नहीं समझे होंगे, मुझे पता है। समझो, देखो इधर बोला है सभी जो इम्यूनोजन हैं वो एंटीजन हैं। अब आपको पता चाहिए कि इम्यूनोजन क्या होते हैं। इम्यूनोजन ऐसे फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी की एंटीबॉडी, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं उनको स्टिमुलेट करने की क्षमता रखता है। उनको बोलते हैं क्षमता रखता है, और क्षमता कर भी रहा है, मतलब उनको स्टिमुलेट भी कर रहा है, उनको बोलते हैं इम्यूनोजन। और एंटीजन क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में आ तो रहे हैं बट कैपेबल हो कैपेबल ना हो, बस आ रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल है, उनको एंटीजन बोलते हैं। तो दस ऑल द इम्यूनोजन है, जो भी जितने भी इम्यूनोजन हैं वो सभी एंटीजन हैं तो सारे फॉरेन ही। ओके, बट नॉट ऑल द एंटीजन आर इम्यूनोजन। बट जितने भी फॉरेन आ रहे हैं सारे के सारे इम्यूनिटी को उत्तेजित नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं। समझे? एक बार मैं दोबारा नटशेल में आपको बता रहा हूँ। दस ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजन, यानी जो भी हमारे शरीर में फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, ओके, और इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर रहा है, वो हमारा इम्यूनोजन है। तो जितने भी इम्यूनोजन हैं वो एंटीजन हैं, यानी जितने भी इम्यूनोजन आए हैं वो बाहर से आए हैं, यानी फॉरेन ही हैं। बट जितने भी एंटीजन आ रहे हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, वो सारे के सारे इम्यूनोजन नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ भी आ गया, आपने केला खाया, आपने सेब खाया, आपने कुछ भी सब्जी खाई, वो वही होगी उसके लिए एंटीजन। नो, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने जो भी खाया और बॉडी के लिए वो एंटीजन है, फिर तो बॉडी आपकी रिएक्ट ही करते रहेगी। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर पाते हैं, उनको बोलते हैं इम्यूनिजन। और एंटीजन तो एंटीजन है, एंटीजन तो कुछ भी है, एंटीजन तो फॉरेन फॉरेन सब्सटेंस है। तो फॉरेन सब्सटेंस इम्यूनिटी को जागृत नहीं कर सकता है, ओनली इम्यूनोजन ही इम्यूनिटी को जागृत कर सकता है। तो ऐसा क्या है? तो जिस भी एंटीजन के पास MHS या MHC बोलते कई, वो प्रोटीन होगी, वो इम्यूनोजन होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। ओके, अभी तक आप ये समझ लो कि जितने भी हमारा सब्सटेंस खा रहे हैं वो एंटीजन है, बट सभी के सभी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं हो सकते हैं। जितने भी एंटीजन है, बट जितने भी इम्यूनोजन है वो सारे एंटीजन हैं। ओके, अब एक रिक्वायरमेंट क्या होती है एक इम्यूनोजेनिसिटी के लिए, यानी इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पर देखो इस टर्म से आपको समझाएगा सारा। मैंने कहा इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए एंटीजन की
कि वो खुद को एंटीजन बोल सके, खुद को इम्यूनोजन बोल सके। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा खा लिया है, उसके पास इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि वो बोल सके भाई मैं इम्यूनोजन हूँ, मैं एंटीबॉडी को स्टिमुलेट कर सकता हूँ। अगर वो कर ही नहीं सकता तो वो तो सिंपली एक फॉरेन सब्सटेंस है, सिंपली एक एंटीजन है। तो एक इम्यूनोजेनिसिटी यानी इम्यून सेल इम्यूनोजन बनने के लिए एंटीजन के पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? पहला, फॉरेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इम्यूनोजन इज दैट एन इफेक्टिव इम्यूनोजन मस्ट बी फॉरेन विद रिस्पेक्ट टू द होस्ट। The adaptive immunity system recognizes the eliminates only the foreign non-self antigen। पहली बात है कि वो बाहर का होना चाहिए, फॉरेन चाहिए, यानी कि सेल का रिलेटेड बॉडी आ गई, कोई सेल में पहले से प्रेजेंट है और वही आ गई, तो सेल तो बोलेगा ये यार अपना बंदा, ये तो मतलब वो उसको सेल्फ मानेगा, नॉन सेल्फ नहीं मानेगा। तो पहला था कि फॉरेन होना चाहिए, बाहर की कोई चीज होनी चाहिए। दूसरा, साइज। Second requirement is the being immunogenic is that the compound must have a certain minimum molecular mass। कुछ molecular mass तो हो उसका। There is a relationship between the size of the immunogen and immunogenicity। In general, small compound with molecular mass less than 1000 Dalton, जिसका पेनिसिलिन हो गया या एस्पेरिजिन होगा। मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्या पेनिसिलिन एंड एस्पेरिजिन या हम बोल सकते हैं एस्प्रिन, एक क्या एक एंटीजन है? तो आप बोलोगे यस दीज आर द एंटीजन्स। बट मैं आपसे पूछूं दीज आर द इम्यूनोजन, तो नो, ये इम्यूनोजन नहीं है। एंटीजन तो हम ये बोल रहे हैं कि बाहर से आ रहे हैं, फॉरेन तो एंटीजन है, क्योंकि हमारी बॉडी पेनिसिलिन या एस्पिरिन नहीं बनाती है तो फॉरेन है। बट ये इम्यूनोजन नहीं है। इम्यूनोजन क्यों नहीं है? क्योंकि इनका मोलिकुलर मास बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल, यानी 1000 डाल्टन। आप देखो 1000 डाल्टन कितना छोटा होता है, तो 1000 डाल्टन से भी छोटा है इनका साइज है। इतना छोटा है कि वो इम्यून सिस्टम को यानी एंटीबॉडी को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा है, तो इनको हम इम्यूनोजन नहीं बोल सकते हैं। ओके, दोज मोलिकुलर मास बिटवीन द 1000 टू 6000 यानी इंसुलिन होगी, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हो गया, तो दीज आर द मे और मे नॉट बी। ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि डाउटफुल है, क्योंकि 1000 से 6000 के बीच में इनका क्या है, मोलिकुलर मास है। वट बट कुछ ऐसे मोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर मास 6000 डाल्टन से ज्यादा होगा, 6000 डाल्टन से ज्यादा होगा, उनको हम बोल देंगे दीज आर इम्यूनोजन। इम्यूनोजन यानी वो एंटीबॉडी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल, एल्बुमिन, टेटनस टॉक्सिन, ये क्या है? एग्जांपल है इम्यूनोजन के। आर जनरली इम्यूनोजेनिक। द मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजन टेंड्स टू बी मोलिकुलर मास 1 लाख डाल्टन और मोर। In short, relatively small substance have decreases the immunogenicity and large substance increases the immunogenicity। आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्मॉल साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे इम्यूनोजेनिसिटी से या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि छोटा साइज होगा तो इम्यूनोजेनिसिटी आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और बड़ा साइज होगा तो इम्यूनोजेनिसिटी आपकी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो साइज मैटर करता है। तीसरी बात है केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा वो इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है, यानी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगा। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द नेसेसरी फॉर द कंपाउंड टू बी इम्यूनोजेनिक इज a certain degree of chemical complexity। For example, homopolymer of the amino acids or sugar are seldom good immunogen regardless of the size। Similarly, the homopolymer of poly D glutamic acid जो बैक्टीरिया की वॉल में प्रेजेंट होता है, दिस आर द नॉट द इम्यूनोजेनिक, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वो कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, अब व्हाट आर द हेप्टेंस? अब हेप्टेंस क्या है? इम्यूनोजन तो आप समझ गए कि ऐसे सब्सटेंस जो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर पा रहे हैं, ऐसे एंटीजन जो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर पा रहे हैं, उनको हम इम्यूनोजन बोल रहे हैं। बट हेप्टेंस क्या है? तो हेप्टेंस आर द सब्सटेंस कॉल्ड हेप्टेंस fails to induce the immune response in their native because of their low molecular weight and their chemical simplicity। Heptans are the antigenic but not the immunogenic। These compounds become immunogenic when they are conjugated with a high molecular weight physiological complex carrier। Thus, heptans is the compound that by itself is incapable of inducing an immune response। However, when it happens to the conjugated manner, they are formed as immunogen। यहाँ पर देखो, जो पेनिसिलिन था या एस्पेरिन था, ये इनको बोल सकते हैं ये हेप्टेंस हैं, यानी ये एंटीजन तो हैं बट इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं, इम्यूनोजन नहीं है। तो जो भी सब्सटेंस एंटीजन है, बाहर से आ रहे हैं बट इम्यूनिटी को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो होंगे हेप्टेंस।
तो आप समझ चुके होंगे बटा द हैप्टन्स। आगे आता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज द हाईली स्पेसिफिक एंड अकर इन द सिमिलर वे एज द बायोमोलिकुलर एसोसिएशन ऑफ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। The binding between the antigen and immune components involve the weak non-covalent interactions। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कोवलेंट है या नॉन कोवलेंट है, तो आपको याद रखना वो नॉन कोवलेंट है। और पूछा जा सकता है कौन कौन से हैं, तो वो है आपकी वैंडरवाल फोर्सेज, आयनिक इंटरेक्शंस एंड हाइड्रोफोबिक फोर्सेज, all of which required for very close proximity between the interacting molecules. A smallest unit of the antigen that is capable of binding with antibody is called as antigenic determinant or epitope। तो आपसे पूछा सकता है व्हाट इज द एपिटोप, APITOPE, व्हाट इज द एपिटोप। तो एपिटोप ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने के लिए कैपेबल होते हैं, उनको बोलते हैं एपिटोप। सिंपली मैं कहूँ तो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, एक बार दिखा देता हूँ यार। यहाँ पर देखो आप, तो ये एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर जो ये मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं चिटड़े, इनको बोलते हैं एपिटोप। और एपिटोप जो इसके एंटीबॉडी है, देखो ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैराटोप। जो रीजन एपिटोप के साथ बाइंड करता है उसको बोलते हैं पैराटोप, और जो एंटीजन के ऊपर लगा हुआ है उसको बोलते हैं एपिटोप। ओके, तो यहाँ पर देखो आप, कहाँ चले थे हम, हाँ एपिटोप। तो एपिटोप समझेंगे क्या होता है। दीज टू वर्ड्स आर सिनोनिमस एंड यूज्ड इंटरचेंजेबली। एपिटोप को ही एंटीजेनिक डिटरमिनेंट कह देते हैं। ओके, तो कोरस्पॉन्डिंग एरिया ऑन द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स कंबाइनिंग विद एपिटोप इज कॉल्ड पैराटोप। तो एपिटोप कहाँ होता है, एंटीजन पर, पैराटोप कहाँ होता है, एंटीबॉडीज पर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिनिटी एंड एविडिटी। क्वेश्चन लगातार पूछे जा सकते हैं एफिनिटी और एविडिटी से। तो व्हाट आर द एफिनिटी। एफिनिटी मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन बिटवीन एन एपिटोप एंड अ सिंगल एंटीजन बाइंडिंग सेंटर ऑफ द पैराटोप। एफिनिटी है कि किसी भी एंटीजन का ओनली सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल, मैं मल्टीपल की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली सिंगल एपिटोप एक सिंगल एंटीबॉडी साइट पर बाइंड कर रहा है, उसको बोलते हैं एफिनिटी। वट एबिडिटी की बात करूं तो इट इज द टोटल ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यानी एंटीजन के बहुत सारे एपिटोप किसी भी एंटीबॉडी के बहुत सारे पैराटोप के साथ बाइंड कर जाए, उसको बोलते हैं एबिडिटी। डायग्राम के माध्यम से समझो। पहला डायग्राम है एफिनिटी का, एंटीजन का ओनली वन मॉलिक्यूल्स यानी एपिटोप बाइंड कर रहा है एंटीबॉडी के एक साइट पर पैराटोप पर, इसको बोलते हैं एफिनिटी। एबिडिटी में यहां पर आप देख सकते हो दो मॉलिक्यूल्स एंटीजन के दो मॉलिक्यूल्स की जगह मैं एपिटोप बोलूं तो ज्यादा बेहतर है। एंटीजन के दो एपिटोप और एंटीबॉडी के दो साइट्स पैराटाइप्स बाइंड कर रहे हैं आपस में, तो इसको हम बोलते हैं एविडिटी। तो यहां पर मैंने दो ही शो किए हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। IgM द बिगेस्ट एंटीबॉडी हैविंग 5 पेंटामेरिक, 5 एंटीबॉडी के समूह होता है उसमें। तो यहाँ पर देखो 5 तो 10 बार वो अटैच कर सकती है, क्योंकि ऐसे ऐसे होंगी, जो आपको सेकंड फिगर दिख रहा है ऐसे ऐसे 5 होंगी। तो एक के पास 2 साइटें हैं तो 5 के पास 10 साइटें हो सकती हैं, तो वो एविडिटी हुई। ओके, व्हाट आर द एडजुवेंट, ये लास्ट टॉपिक है। ओके, तो लास्ट टॉपिक है, समझ लीजिए, उसके बाद जाइए आप, छोड़ दिए आप। बट आर द एडजुवेंट, adjuvant is the substance that when mixed with an immunogen and injected with it enhance the immune response। आप देखो एडजुवेंट ऐसे कुछ मतलब लग रहा है कुछ हेल्प कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट, एडजुवेंट इन्हें साथ में डाल दिया हमने। हमने इम्यूनोजन है, हमारे पास इम्यूनोजन है, हमारे पास भाई, हमारे पास टॉक्सिन है, टेटनस टॉक्सिन है, टेटनस टॉक्सिन एक इम्यूनोजन है, हमने उसके साथ भाई एडजुवेंट डाल दिया, तो वो इन्हांस कर देगा एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को, तो उसको बोलते हैं एडजुवेंट। बेस्ट एडजुवेंट के एग्जांपल है, वो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। बेस्ट एडजुवेंट का एग्जांपल है जो ह्यूमन की वैक्सीनेशन में यूज किया जा रहा है। जब आपको कोरोना का जो वैक्सीन लगी होगी या किसी भी आप पोलियो की वैक्सीन लगी होगी, जो भी वैक्सीन लगी होगी, उसके साथ एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए एक एडजुवेंट दिया जा रहा है। यानी उस इंजेक्शन में ही आपको एक और इंजेक्शन दिया जाता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं एडजुवेंट,
और ये जो एडजुवेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, एलम आपने सुना होगा, किसी भी डिस्पेंसरी में जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, एलम वर्ड आपने सुना होगा, ALUM, एलम, एल्यूमिनियम पोटाशियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम पोटाशियम सल्फेट एलम एडजुवेंट का काम कर रहा है। ये वैक्सीन के साथ जाता है हमारी बॉडी में और इम्यूनिटी को 10 टाइम, 40 टाइम, 100 टाइम इंक्रीज करवा देता है। जितना किसी वैक्सीन ने करवाना उससे 10 गुना करवा देता है आगे, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बोलता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बनाए हमारे प्रति। एक और भी है जिसको बोलते हैं फ्रंट इनकम्प्लीट एंड फ्रंट कंप्लीट, ये भी आजकल बड़ी चली हुई है। फ्रंट इनकम्प्लीट जो है उसको हम बोल सकते हैं मैनाइड मोनोओलेट, और जो फ्रंट कंप्लीट है वो है हीट किल्ड माइकोबैक्टीरियम यूज किए जा रहे हैं। माइकोबैक्टीरियम किसका है? माइकोबैक्टीरियम टीबी का है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का कैरियर। तो ये था सारा आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीबॉडी क्या चीज़ है, और इसका नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।